और चलिए सीधे हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में, जहां पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी तो यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, एमएलसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लूं, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। जहां तक बिजली उत्पादन का है सवाल, मैं माननीय सदस्य कहूंगा जब जवाब दें तो वो बताएं अपने 5 साल में कौन सा बिजली का एक कारखाना लगाया, ये बताएं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले और आपके 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली बढ़ाई है। अगर बिजली पर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमें तो एक एक बिजली का प्लांट याद है कहां पर लगवाया है, शायद सरकार के लोग नहीं बता पाएंगे। और अगर आप मैं देखना अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया, तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। और अगर बिजली ठीक थी इनकी, अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए। और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली, ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से एनर्जी पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में जिस समय सरकार में मैं आया, हालांकि पुरानी बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय एमओयू था ललितपुर के पावर प्लांट का, उस समय सबसे बड़ी किल्लत थी बिजली की। इसी हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर करके उसको आगे बढ़ाया। वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं, एक यूनिट बन करके तैयार है, दूसरी यूनिट कब बनी होगी, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। आपके हरदोगंज का प्लांट अगर किसी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, नेता सदन, शायद उनको बताया गया होगा कि पुरानी सरकार की योजना थी, पुरानी सरकार ने ये खड़ा किया बनाकर। एनटीपीसी के बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े थे, जिन पर बहुत सारे लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। समाजवादी सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय टांडा का बिजली का प्लांट एनटीपीसी का क्लियर अगर किसी ने कराया था तो वो समाजवादी सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग करके तैयार हो गया। और अगर जानना चाहें तो और भी बता सकता हूं मैं। 108, 102 एम्बुलेंस। अध्यक्ष महोदय कल खबर आ रही है कि एम्बुलेंस में आग लग गई और एक मरीज था, कौन था एक, उसमें जान चली गई उसकी। ये मेंटेनेंस है सरकार का। अगर 108 में, 102 में जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है, उसकी हालत क्या कर दी। उनके 9000 ड्राइवर हैं जो कोरोना के समय पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। उन्होंने परवाह की अगर किसी की तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की। वो 108 रोके नहीं, लेकिन आज पता लगा कि सब ड्राइवर हटा दिए गए हैं। पता लगा है कि रात में चलती नहीं एम्बुलेंस।
मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि कम से कम 5 साल में आपने एम्बुलेंस कितनी बढ़ाई, कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में बेहतरीन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, और वो ऐसा इंस्टीट्यूट था कि अगर बन करके चालू हो जाता, तैयार हो जाता और चालू कर देती सरकार, तो हमारे उत्तर प्रदेश के गरीबों को बंबई, गरीबों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें हैं, अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन सरकार का पता नहीं क्या किया सरकार ने। कैंसर हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है। प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट के लिए मेदांता अस्पताल आया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो आई, समाजवादी पेंशन बड़े पैमाने पे महिलाओं को देते थे, 45 लाख से 50 लाख तक लेकर के गए। मुझे नहीं पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अगर कहीं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने वर्ल्ड क्लास बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप देने का भी काम किया। कामधेनु डेयरी योजना चलाई, लेकिन इस सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, वो भी लगभग बंद हो गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और कानपुर मेट्रो, जिसका श्रेय भाजपा सरकार ले रही है, ये भी समाजवादी सरकार के प्रोजेक्ट थे, ये आपके प्रोजेक्ट नहीं थे नेता सदन। नहीं नेता सदन, ये प्रोजेक्ट आपके नहीं थे, ये समाजवादी सरकार के दिए हुए। और पूर्वांचल का इसलिए दिया था, हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसपास और उस इलाके से जुड़ने वाले लोग, और हमारे साथ मंत्री भी थे, कुछ लोग मंत्री भी थे, उन्हें याद होगा बजट दिया गया, अलाइनमेंट दिया गया, डिजाइन किया गया, और इसी विधानसभा के सामने उसका शिलान्यास हुआ, लैंड एक्विजिशन हो गई और किसानों से करार हो गया, सहमति बन गई कि जमीन देने के लिए तैयार थे किसान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। कपिल सिब्बल ने निर्दलीय किया है नामांकन। तो बड़ी खबर इस वक्त, कपिल सिब्बल ने निर्दलीय अपना नामांकन भरा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन उनकी तरफ से किया गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त, कपिल सिब्बल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना नामांकन भरा और अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनकी तरफ से यह नामांकन भरा गया है। और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिल सिब्बल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है और जब वो नामांकन भर रहे थे उस वक्त अखिलेश यादव भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूँगा। सर, आजम खान साहब जब से बाहर आए हैं तब से अखिलेश यादव के साथ उनकी उस तरीके से बातचीत जो है नजर नहीं आ रही है। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। 16 मई को त्याग पत्र दे दिया। हम चाहते तो जैसा कि आप सुन पा रहे थे, कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि 16 मई को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। उनके साथ आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। तो राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया। कपिल सिब्बल ने निर्दलीय किया है नामांकन। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनका नामांकन हुआ। नामांकन में राम गोपाल यादव भी साथ में रहे मौजूद। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नामांकन किया गया। देश के जाने माने वकील हैं कपिल सिब्बल। नामांकन के बाद बोले कपिल सिब्बल, हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, मोदी सरकार के सामने एक बड़ा गठबंधन हो। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि 16 मई को उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे दिया है। 2024 में मोदी सरकार के सामने लड़ेंगे, राज्यसभा में मजबूती से आवाज उठाना चाहता हूं।
कपिल सिब्बल ने बाकायदा मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। चले बढ़ते आगे। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने बड़ी बात कही। वो बोले कि 1968 के पुराने समझौते पर मंदिर ट्रस्ट ने कभी आपत्ति नहीं जताई और इस मामले पर बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं। इस मामले पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को 31 मई तक के लिए टाल दिया है। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं है, मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है। मामले में 31 मई तक के लिए टाली गई सुनवाई। लगभग 3.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का ये पूरा विवाद है। कोर्ट में बोले मुस्लिम पक्ष के वकील, मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है बाहरी लोग डाल रहे हैं याचिका, मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो याचिका दायर की जा रही है वो दरअसल बाहर के लोग याचिका दायर कर रहे हैं। मंदिर में जो काम करने वाले लोग हैं या मंदिर का जो पक्ष है उसकी तरफ से याचिका दायर नहीं किया जा रहा है। मामले में आज सुनवाई होगी 31 मई तक के लिए। वैसे सुनवाई हुई थी, टाल दी गई है सुनवाई 31 मई तक। 3.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का ये पूरा विवाद है। मनोहर पटेल हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। मनोहर, क्या ये नया मामला क्या आ गया? मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं? देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो वो जो कि 1968 में जो समझौता हुआ था उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, जो कि तमाम जो कि मथुरा में याचिका करता है उन्होंने 1968 के समझौते को लेकर के कोर्ट में याचिकाएं अर्जियां लगाई थी, जिसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फिलहाल जो कि आज जो मामला कोर्ट में सुनवाई की गई थी उसमें 31 मई डेट कोर्ट ने निर्धारित किया अगली सुनवाई के लिए। मैं आपको बता दूंगा शैलेंद्र प्रताप उन्होंने 17 मई को एक अर्जी लगाई थी जिसमें कि उन्होंने अपना पक्ष रखा था। सभी जो याचिका करता है वो एकजुट होकर इस मामले की सुनवाई को आगे ले जाए कोर्ट में। और इसके अलावा जो कि तमाम उन्होंने कोर्ट में दलीलें भी दी थी। चलिए ठीक है मनोहर, इस खबर पर आप लगातार नज़र बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से दावा किया गया है कि मंदिर ट्रस्ट को आपत्ति नहीं है, बल्कि याचिका जो दायर की जा रही है मंदिर ट्रस्ट के बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग डाल रहे हैं याचिका। मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ की खबर है जहां पर जमीन फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम के बाद बाकी दूसरे अफसरों पर एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर, जमीन फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और एसडीएम के बाद बाकी दूसरे अफसरों पर भी एक्शन लिया गया है। जमीन फर्जीवाड़े में पूरी तहसील स्टाफ को ही हटा दिया गया। सरोजनी नगर तहसील का पूरा स्टाफ बदल दिया गया है और आपको बता दें कि सरोजनी नगर तहसील का पूरा स्टाफ को बदला गया। जमीन फर्जीवाड़े में अहिमा मऊ में करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़े का पूरा मामला है, जिस मामले का खुलासा होने के बाद सरकार की तरफ से देखिए बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। सरोजनी नगर में पूरे स्टाफ को, इस पूरे मामले से संबंधित स्टाफ को हटा दिया गया है। तो जमीन फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई, एसडीएम के बाद बाकी दूसरे अफसरों पर भी एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है और भ्रष्टाचार पर, फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते ही योगी सरकार की तरफ से एक के बाद एक अगर इस तरह के खुलासे हो रहे हैं तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तिकुनिया कांड से जुड़ी जो खबर है, लखीमपुर खीरी मामले में जो पूरे देश में तिकुनिया कांड काफ़ी चर्चा में रहा। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस पर सुनवाई होनी है। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में तय है सुनवाई। 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज और आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस पर सुनवाई होनी है।
जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में ये तय है सुनवाई। इससे पहले 4 दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो लखीमपुर के तिकुनिया कांड से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 4 जो दूसरे आरोपी थे उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और खारिज कर दिया गया है उनकी जमानत याचिका। लेकिन आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 4 बजे सुनवाई होनी है। जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच में तय है ये सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती ऑटो मैजिक में अचानक से आग लग गई। आग लगने पर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये दिल्ली आगरा हाईवे के बीच का ये पूरा माजरा है, जहां पर चलती ऑटो में धूं कर पूरी तरह से आग लगने लगी। किसी तरह से आग पर काबू तो पा लिया गया। वहीं आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। चलती ऑटो मैजिक में आग लगी। गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया थोड़ी देर के लिए। वैसे आग को बुझा लिया गया। वहीं कन्नौज छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुर में बीच सड़क पर अचानक पिकअप में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से देखिए इस पिकअप ट्रक में आग लगी है। थोड़ी देर में ही पिकअप का अगला हिस्सा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। तो वहीं आग लगने की वजह से गाड़ी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी। वैसे भी गर्मी काफ़ी पड़ रही थी और गर्मी के मौसम में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और आप देख सकते हैं इस पिकअप वैन को देखने के बाद साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इसमें ड्राइवर और चालक और उसका साथी अगर फंसा होता तो उसका बचना कितना मुश्किल होता। वैसे जैसे ही आग लगने की भनक उन लोगों को लगी, वो गाड़ी से कूदकर उन्होंने जान बचा ली। लेकिन आग देखिए पूरी तरह से पिकअप को अपने कब्जे में ले ली है और आगे का हिस्सा गाड़ी का पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कानपुर के बर्रा थाना के बसंत पेट्रोल पंप पर ऑटो चालक की गाड़ी हटाने को लेकर पंप कर्मचारी से कुछ दबंग भिड़ गए। तो वहीं मामले को बढ़ता देख ऑटो चालक ने अपने 1 दर्जन दबंग साथियों को बुलाकर हंगामा किया। तो वहीं दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। तो वहीं आसपास की पब्लिक ने 2 दबंगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों का आरोप है कि दबंगों ने तेल बिक्री के 15,000 रुपये भी लूट लिए। आपको बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और जो इस तरह से जो घटना घटी है उस घटना को देखते हुए इन बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब होनी ही है, तय है। किस तरह से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल पंप और उसके आसपास के इलाकों में इन दबंगों ने उत्पात मचा रखा है और फाइनली 2 बदमाशों को पकड़ा गया है और इन 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाड़ी हटाने को लेकर जो स्थानीय जो कुछ लोग होते हैं आसपास के लोगों पर दबिश देने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की एक करतूत होती है, जबकि कानून व्यवस्था को देखते हुए इन्हें इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के झाझर रोड स्थित हॉस्पिटल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीजों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। देखिए जरा किस तरह से मरीजों के परिवार वालों के साथ और साथ ही साथ हॉस्पिटल कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट हो रही है। तो वहीं कुछ वहाँ पर महिलाओं से भी मारपीट करते हुए और राइफल ताने भी दिख रहे हैं।
आपको बता देंगे इंजेक्शन लगाने के दौरान महिला मरीज को दर्द होने की वजह से विवाद की शुरुआत हुई, तो वहीं हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में मारपीट की पूरी वारदात ही कैद हो गई। कल किसी तीमारदार ने अपनी राइफल निकाल ली थी, लाइसेंसी राइफल, उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, राइफल जब्त कर ली गई है, उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और भी जो विधिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत हो चुका है कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है, स्वयं की सुरक्षा के लिए एक तो उसका खुला प्रदर्शन न करे और हर फायरिंग में प्रदर्शन न करे, और इस तरीके से अगर उत्तेजित होता है तो अपना लाइसेंस निरस्त करा ले। चलिए बढ़ते आगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड कैडर की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल का मेडिकल जांच हुआ, तो वहीं डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने कहा कि पूजा सिंघल की तबीयत सामान्य है, बीपी, शुगर लेवल और सब कुछ सामान्य ही दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर ने पूजा सिंघल को मेडिटेशन की सलाह दी है। तो पूजा सिंघल का मेडिकल जांच हुआ, पूजा सिंघल को मेडिटेशन की सलाह दी गई है। बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, सब कुछ सही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूजा सिंघल की तबीयत ठीक है। पूजा सिंघल जी का जांच किया इधर देख, और पूजा सिंघल का जांच बहुत अच्छी से रहा, उनका सब कुछ नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है और ऑक्सीजनेशन भी नॉर्मल है। थोड़ा सा अचिंतित दिखी मुझे, तो उनको मैंने वही दवा खाने को कह दिया है। साथ ही साथ मैंने एक नया ध्यान और मेडिटेशन उनको कहें कि आप करेंगे ज़रूर, टाइम मिलेगा तो 1 घंटे का रहता है, नाद ब्रह्म मेडिटेशन के बारे में बोला। उनका हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है? हाँ है, नॉर्मल है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।